नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को हत्या कर दी गई। उन्हें तब गोली मार दी गई जब वो देश के पश्चिमी हिस्से नारा में एक जनसभा कर रहे थे। जनसभा के दौरान ही हमलावर ने उन्हें आवाज दी और 2 गोलियां दाग दी। वैसे जापान में हाई प्रोफाइल और राजनीतिक हत्याओं का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ तक कि कई प्रधानमंत्री भी हत्या के शिकार बन चुके हैं। एक बार तो टीवी डिबेट में सार्वजनिक तौर पर नृशंस हत्या हो चुकी है, जिसे सारे देश ने लाइव देखा था। आमतौर पर जापान में प्रधानमंत्री हो या बड़े अफसर, सभी आम लोगों की तरह ही ट्रेन और मेट्रो से यात्राएं करते हैं। ये सिलसिला बहुत पुराना है, लिहाजा उन्हें निशाना बनाना भी आसान रहा है। जापान में आमतौर पर हत्याएं राजनीतिक कम होती हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं वो सब बहुत सनसनीखेज और साजिश से भरी रही हैं। उनके निशाने से जापान के सम्राट भी नहीं बच सके हैं। बात 4 नवंबर 1921 की है। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री टोक्यो में मेट्रो से यात्रा करने के लिए गेट से घुसे ही थे कि एक स्विचमैन ने उन पर चाकू से घातक हमला किया। ये प्रधानमंत्री थे ताकेशी हारा और स्विचमैन पोनिशी नाकोएदा उनसे इसलिए नाराज था क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार से आए हैं और उस वजह से वो देश को नहीं चला पाएंगे। उनके राज में न केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा बल्कि वे असक्षम भी साबित होंगे। हालांकि उसकी मुख्य नाराजगी सरकार और सेना के बीच तनातनी से थी। उस स्विचमैन को लगता था कि वो राष्ट्रवादी है और पीएम की हत्या करके उसने एकदम सही किया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा के 13 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। 14 नवंबर 1930 के दिन जापान के लॉयल प्रधानमंत्री कहे जाने वाले ओसाची हमागुचो टोक्यो स्टेशन के गेट से अंदर घुसे। वे ट्रेन पर चढ़ने ही वाले थे कि एक शख्स ने उन पर गोलियां दाग दी। गोली मारने वाला शख्स एक पैट्रियोटिक सोसाइटी का सदस्य अकियो कुशा था। इस सोसाइटी को तामेगोसा गोया नाम से जाना जाता था। जिस शख्स ने हमला किया वो अपने दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाना जाता था। उसकी संस्था भी उन्हीं विचारों को पोषित करती थी। माना जाता है कि इस संस्था ने ही उसे पीएम की हत्या के लिए कहा था। हमागुची को जापान का ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता था। वो साहसी थे, बगैर डरे बड़े से बड़े जोखिम वाले फैसले लिया करते थे, लिहाजा लोग उन्हें तारीफ में लॉयन कहने लगे थे। हमलावर इसलिए नाखुश था कि प्रधानमंत्री ने निशस्त्रीकरण की संधि पर हस्ताक्षर क्यों कर दिए। उसे ये भी लगता था कि उनके रहते देश और सेना कमजोर होगी। इस हमले में प्रधानमंत्री बच जरूर गए, लेकिन चोटों से कभी उभर नहीं पाए और 8 महीने बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद हमलावर को फांसी की सजा सुना दी गई थी। 1920 और 1930 के दशक में जापान में लंबे समय तक सम्राट रहे हिरोहितो पर 3 बार कातिलाना हमले हुए या कहे कि साजिश रची गई। हर बार वे बच गए। जब वे प्रिंस सार्जेंट थे तब 27 दिसंबर 1923 के दिन अपने सैन्य वाहन से जा रहे थे, तभी घात लगाकर उनके वाहन पर गोली चलाई गई। सौभाग्य से वे खिड़की से हट गए थे और उनका सहयोगी इस हमले का शिकार हो गया। ये हमला टाइसुकी नेम्बे नाम के एक कम्युनिस्ट ने किया था। वो जापान और कोरिया लोगों की सियासी हत्याओं से नाराज था। बाद में उसे फांसी की सजा हो गई थी। 1920 और 1930 के दशक में सम्राट हिरोहितो पर 3 बार हत्या की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो बच निकले। इसके बाद 1926 में जब सम्राट हिरोहितो युवराज थे और उनकी शादी प्रिंसेस नागाको से होने वाली थी, उसी दिन उनके पिता और उनकी हत्या की पूरी साजिश थी। विस्फोट करके शादी के समारोह में हत्या की जाने वाली थी, लेकिन इसकी भनक लग गई, जिसके बाद साजिश का भांडाफोड़ हो गया और साजिश करने वाले 2 लोग लोवर्स पार्क और फुमियो कोनको को मृत्युदंड की सजा मिली, लेकिन बाद में राजसी आज्ञा के बाद उनकी सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। हालांकि इसके 6 महीने बाद ही फुमियो ने खुदकुशी कर ली थी, तो पाक को रिहा होने के 5 साल बाद उत्तर कोरिया की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। सम्राट पर हत्या का तीसरा प्रयास 1932 में फिर हुआ। तब कोरियाई स्वतंत्रता सेनानी ली बांग चांग ने उनकी घोड़ा गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद 15 मई 1932 का दिन था। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इनुकाई सुयोशी को नौसेना की 12 अफसरों ने घेर कर गोलियों से भून दिया था। ये सब इतना नृशंस था कि पूरा जापान दहल गया। ये काम उन्होंने देश में तख्तापलट या अस्थिरता लाने के लिहाज से किया था। 1932 में जापान के प्रधानमंत्री इनुकाई सुयोशी को 12 नौसेना अफसरों ने गोली की बौछार करके हत्या कर दी थी। इसमें चार्ली चैपलिन की भी हत्या की साजिश थी, लेकिन वो उनके साथ नहीं होने की वजह से बच गए। दरअसल जिस जगह प्रधानमंत्री पर गोलियां चलाई गई, उस समारोह में जापान की यात्रा पर आए चार्ली चैपलिन को भी पीएम के साथ जाना था। सैन्य अफसरों को लगा था कि चार्ली चैपलिन अमेरिकी है
और अगर उनकी हत्या की जाएगी तो अमेरिका और जापान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन चैपलिन ने सौभाग्य से अपना प्रोग्राम बदल दिया था। वे प्रधानमंत्री के बेटे के साथ सूमो और कुश्ती देखने चले गए, इसलिए वे उस दिन बच गए, नहीं तो उस दिन ही उनकी हत्या हो जाती। 1936 में जापान में सेना ने विद्रोह करके सत्या हत्यानी की जबरदस्त और खूनी साजिश की थी। जापानी अफसरों और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी थी। उस समय जापान के प्रधानमंत्री केइशुके ओकादा थे। विद्रोहियों ने उन्हें नहीं पहचाना और उनकी जगह उनकी साले की हत्या कर दी गई थी। उसी विद्रोह में भविष्य के प्रधानमंत्री कंतारू सुजुकी बाल बाल बचे थे। उन पर गोलियां भी चलाई गई जो ताजिंदगी उनके शरीर में ही रही। इसके बाद टीवी डिबेट के दौरान एक ऐसी हत्या हुई जिससे पूरा जापान दहल गया। ये मामला तो इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया तक इसकी गूंज गई। जापान में एक टीवी डिबेट चल रही थी, ये सार्वजनिक तौर पर हो रही थी, इसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। दर्शक दीर्घा में बहुत से लोग थे। डिबेट के मुख्य वक्ता जापान सोशलिस्ट पार्टी के नेता इंजीरो आसानुमा की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने खुद को राष्ट्रवादी बताया था और वो इसलिए नाराज था कि आसानुमा चीन जाकर क्यों माओ से मिलकर आए थे। वो न जाने कहां से स्टेज पर एक लंबा सा चाकू लेकर पहुंचा और उसने उस टीवी डिबेट में सबके सामने चाकू से जमकर वार किया, जिससे देखकर हर कोई बस सन्न रह गया और मौके पर ही सोशलिस्ट नेता की हत्या हो गई। इस मौके की तस्वीरें आज भी दुनिया भर में वायरल होती रहती हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार उजागर करने वाले नेता की हत्या कर दी गई थी। जापान में डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता और लेखक कोशी इशी ने देश में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करने का अभियान चलाया हुआ था। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए थे। एक दिन उन्होंने कहा कि उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिससे प्रधानमंत्री कोइजुमे की सत्ता हिल जाएगी। उनकी बेटी उनकी हत्या से एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर 2002 को उनके साथ थी। उसका कहना था कि अचानक उसके पिता की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी आवाज़ तक आनी बंद हो गई थी। वे कमज़ोर लगने लगे। स्थिति इतनी गंभीर लगी कि अगले दिन जब वो उनको उनके घर पर छोड़कर आई तो झाड़ियों से निकलकर एक शख्स आगे आया और वो इतनी लंबी तलवार लेकर आया कि उसने घर में घुसकर कोशी की हत्या कर दी। बाद में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, लेकिन ये हत्या आज भी उजागर नहीं हो पाई है कि असल में इसके पीछे कौन था। तो ये कहानी थी जापान में सियासी हत्याओं की। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे भी लाइक करो, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।